द्रौपदी को का चीरहरण हो रहा था, वो पीरियड्स में थी। तो जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने क्या किया, किससे मदद मांगी? श्री कृष्ण। अगर ये कहानियां सच है तो श्री कृष्ण शायद मदद करने आए थे। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हे द्रौपदी तुम पीरियड्स में हो, मैं तो कैसे छुपा सकता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो आए उनकी मदद के लिए। तो प्रॉब्लम भगवान को नहीं है, मतलब ये कहीं रॉन्ग नंबर ही डायल हो रहा है जिनको प्रॉब्लम है। यूटीआई की सबसे बड़ी, देखो वैसे पीरियड्स का यूटीआई से ज्यादा लेना देना नहीं होता, बिकॉज मैंने जैसे बताया था यूरेथ्रा बिल्कुल अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। यूटीआई तब होता है सबसे ज्यादा जब हम पानी कम पीते हैं, मतलब हम अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, तो किडनीज जो है उसको क्लियर ऑफ नहीं कर पाती, जो हमारा इन्फेक्शन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर तो टॉयलेट्स कभी साफ मिलते ही नहीं। तो हम हमेशा होल्ड करते हैं या सोचते हैं पानी कम पिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, इवन कहीं बाहर किसी भी जगह पे, इवन ऑफिस में भी। हाय डॉक्टर सुरभि, वेलकम टू रिफ्लेक्ट विद दीपाली। हाउ आर यू टुडे? I'm good. Thank you so much for coming so far. That's okay. आपसे बात करके इतना अच्छा लगा डॉक्टर सुरभि। ऐसे मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जो सेल्फलेसली इतने फीमेल्स के लिए और लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर सुरभि आपकी एनजीओ से जिसका नाम है सच्ची सहेली। आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सच्ची सहेली मैंने एस्टेब्लिश किया था 2016 में। इट इज़ अ सोसाइटी, और इसके थ्रू जैसे बहुत टाइम से मुझे सोशल वर्क करने का कीड़ा था, बहुत सारी अलग अलग तरहों से कर रही थी। तो फाइनली आई डिसाइडेड, बिकॉज क्योंकि मैं गायनी में काम कर रही थी, कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब मैं पेशेंट्स आते हैं उनको अपने पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इतनी वियर्ड बातें सुनने को मिलती थी। तो मुझे कभी लगता था कि मतलब ये मुझे ऐसा लगता था कि अगर हर कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या उसे अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए? जैसे अगर मैं लॉयर नहीं तो क्या मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होने चाहिए? लेकिन कौन बताएगा? मतलब डॉक्टर तो हर बात की फीस लेते हैं, या फिर बहुत सारे टाइम, मतलब लाइन में लगो, इतना टाइम लगाओ, तो हु विल टेल की, तो फिर गैप तो हमेशा बना रहेगा। देन आई डिसाइडेड वन डे कि किसी को तो निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, और कोई तो ही शुरू करेगा, तो किसी का क्यों वेट करना है, खुद ही कर लेते हैं। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो मैं करती हूँ। मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक तो प्रिंसिपल थी स्कूल में, और उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे स्कूल से शुरू करते हैं, उससे देखो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, और मैं सच में चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए। एंड देन हमने वहाँ से शुरू किया, एंड उसके बाद ये बस होता चला गया। हम लोगों ने तब तक सोचा भी नहीं था एनजीओ क्या होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और नाम कैसे रखना है। तो वन डे हम स्कूल में जब दोबारा गए तो पहले डर लगता था कि एज ए गायनी मुझे तो बहुत कुछ पता है, तो कैसे इसमें फिल्टर लगाऊं कि बच्चों को कितना जाना चाहिए। तो मैंने बहुत डरते डरते बहुत सारी चीजें बोली कि ये वर्ड्स लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपका एनजीओ जो है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सेक्शन सेक्सुअलिटी एजुकेशन, और बहुत सारी ऐसी चीजों पे बात करता है जो टैबूड है, लाइक व्हेन हम सेफ अनसेफ टच के बारे में बहुत सारी चीजों पे बात, जो जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते। हाँ, तो पर जब बच्चों के साथ बात की ना तो इतना वेलकमिंग था, वो रिस्पॉन्स इतना वेलकमिंग था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आपसे मिलने के लिए बच्चे इतने मतलब बेकरार हैं कि ऐसा लग रहा है कोई सच्ची सहेली मिल गई जिससे वो सब तरह की बातें कर सकते हैं। देन आई डिसाइडेड कि तो बड़ा अच्छा नाम है कि अगर मैं किसी की सच्ची सहेली बन सकती हूँ तो चलिए फिर ये सच्ची सहेली बनेगी, और फिर इस तरह से हमने ये सच्ची सहेली शुरू किया। ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। और आपने मुझे ना वो भी बताया था आप जाते हैं, आप जम्मू कश्मीर में गए थे। मैंने कहा ना मुझे वो सोशल वर्क का थोड़ा सा कीड़ा है। मुझे हमेशा लगता है कि मतलब सोसाइटी, अगर जैसे मैं डॉक्टर बनी हूँ, कंपटीशन मैंने क्लियर किया, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मेरी फीस बहुत ही मिनिमल थी। तो मुझे लगता था कोई तो ये बर्डन उठा रहा है ना, जो भी मैं कर रही हूँ मेरी लाइफ में। तो अगर ये सोसाइटी मेरा बर्डन उठा रही है तो कभी मुझे भी इसमें कुछ, मतलब अपने आप मुझे भी इसमें कुछ अपना रोल प्ले करना चाहिए, सोसाइटी को वापस करना चाहिए। एंड थैंकफुली वही था कि फैमिली और हस्बैंड वगैरह ने काफी सपोर्ट किया। और कश्मीर में जब फ्लड आया था तो हम कभी डर से ना कश्मीर घूमने भी नहीं गए थे। मेरे हस्बैंड को बहुत डर लगता था कि नहीं वहाँ पे तो आतंकवादी होते हैं, हम नहीं जाएंगे। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं कश्मीर जा रही हूँ और मेरे को वहाँ पे काम करना है, तो घर में बहुत मतलब काफी टेंशन हो गई थी कि क्या है। इवन मेरे फादर इन लॉ ने बोल दिया था कि अगर आज तुम घर से बाहर निकली तो उसके बाद घर में कदम नहीं रखोगे। ओह माय गॉड। बट फिर फाइनली मेरे हस्बैंड को लगा कि देखो करना तो इसको है ही, तो जाने दो। एंड जब उनको पता चला कि मेरी पोस्टिंग पुलवामा में और शोपियां में लगी है तो बहुत सब डरे हुए थे, और सिग्नल्स नहीं आते थे वहां, तो बात भी नहीं हो पाती थी। मेरे हस्बैंड एक दिन बस मुझे किसी बीएसएनएल नंबर पे फोन करके बोला कि घर से कोई भी फोन आए तो उठाना मत। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो अच्छा लग रहा था वहाँ काम करके। फिल्मी स्टोरी लग रही है ना, मुझे सुन के गूज़बम्प्स आ रहे हैं।
जब मैं वापस आई तो मेरे फादर इन्होंने सारे घर को बिठा रखा था कि आज आपको ये डिसीजन लेना है कि इसको वापस लेके जाओ। मेरा सामान बाहर रख दिया था ओह माय कि नहीं, बट थैंकफुली मतलब चीजें होती हैं शुरुआत में ऐसा, बट थैंकफुली बाद में सब अच्छा लगा, सब थोड़ा रेजिस्टेंस मिलने के बाद, बट काम तो आप अच्छा ही कर रहे थे। हाँ मतलब पर यही ना कि एक हर काम को देखने का अपना नजरिया होता है। मेरे ख्याल से मेरे पापा ने पार्टीशन वाला वो झेला है, तो उनको बहुत लगता था कि कश्मीर को वो भी थोड़ा मुश्किल होता था उनके लिए कि हम उनके लिए क्यों करें। जी तो जी। वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड हिम एज वेल, बट एंड प्लस सेफ्टी का एजेंडा हाँ तो सेफ्टी होता का तो ही है, बहुत था। of course। और आप काठमांडू में गई थी, वहां पर earthquake फिर से- एक बार आपको पुश मिल जाता है ना, पहली बार तो बड़े सारे डर लगते रहेंगे कहाँ कैसे होगा क्या होगा। तो सेकंड टाइम तो मुझे पता चल गया था जैसे ही अर्थक्वेक आया और ये सब हुआ, तो मैंने फटाफट अपना सामान पैक किया। और कुछ पता नहीं था क्योंकि अप्रैल में था और यहाँ अप्रैल में तो बहुत मतलब अच्छा खासा गर्म मौसम था। मैं आराम से 4-5 शर्ट और जीन्स पैक करके एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां पता चला कि एयरफोर्स ने ले लिया, अभी तो नहीं उड़ेगा कोई प्लेन लोगों को लेके। बट फाइनली तीसरे चौथे दिन ये खुला और वहां जाके इतनी सर्दी थी कि मुझे 4 शर्ट एक साथ ही पहननी पड़ती थी Oh my God। इतना ठंड लगती थी। बाहर आफ्टर शॉक आते थे और अंदर मतलब अगर बाहर बारिश हो रही थी और अंदर पूरे टाइम आफ्टर शॉक का डर लगा रहता था ना, इट्स वेरी स्कैरी। बट बहुत सारे जुनूनी लोग मिल जाते हैं वहां भी, मुझे बहुत अच्छी टीम मिल गई और हमने बहुत काम किया, दैट वाज फन और मतलब अच्छा लगा। वैसे चला जैसे तमिलनाडु में फिर एक बार फ्लड आया था, तब तो लोग पूछने लगे थे कब जाओगी। तो तब मेरे तक घर लोग के मान बाहर गए थे कि ये तो जाएगी। तो मेरे घर के बाहर मॉस्किटो नेट गाउन वाउन जो वहां पे सामान चाहिए होता है ना, पेपर में आ रहा रख होता था देते कि थे। तो वो रख जाते थे, ये तो पक्का जाएगी, इसी के साथ वाह। चला जाएगा। वाह। तो बच्चे भी बोलने लगते थे मम्मी इतना बड़ी दिक्कत हो रही है, केरल में फ्लड आ रहा है, कब जाओगी, इतने सारे लोग मर रहे हैं, मम्मी कब जाओगी। वाह। एक घर में ऐसा हो गया था कि चलो ठीक है ये तो नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है डॉक्टर सुरभि, बहुत लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो आई एम श्योर दे मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू नाउ। हाँ अच्छा चलिए डॉक्टर सुरभि, हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे ही हम बात करेंगे। अच्छा, पीरियड्स से शुरू करते हैं डॉक्टर सुरभि, क्योंकि ऑब्वियसली पीरियड्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वुमेन्स के लिए, सारी औरतों के लिए। तो पीरियड्स को डॉक्टर सुरभि पीरियड्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली सवाल ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे क्लासरूम में बच्चे बोलते हैं कि मैम जब हम बाहर निकलते हैं तो लड़के हमें छेड़ते हैं, तो हम बोलेंगे ना आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं कौन सा पीरियड है, हिंदी का पीरियड कि इंग्लिश का पीरियड, वो मैथ्स का पीरियड है, ये कौन सा पीरियड चल रहा है तुम्हारा। हाँ। तो हम लोग उनको तो दिस इज पीरियड बिकॉज कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज अगर एक रिपीटेडली और एक रेगुलर इंटरवल पे आती है तो उसको पीरियड्स बोलते हैं। लाइक मैथ्स का पीरियड अगर मंडे मॉर्निंग 8 o'clock है तो एवरी मंडे मॉर्निंग मैथ्स का पीरियड है, बिकॉज फिक्स साइकिल है। बिकॉज ये साइक्लिक होता है, रिपीटेडली आ रहा है तो, और एक फिक्स इंटरवल पे आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम भी पीरियड्स बोलते हैं। और मतलब बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ ये बात करने में। ठीक है मैम, इस बार जवाब देंगे बच्चों। नहीं नहीं, ये साइक्लिकल तो होता है, बट आई थिंक बहुत लोगों को नहीं भी पता है एग्जैक्टली। और अच्छा, नॉर्मल लेंथ डॉक्टर सुरभि पीरियड्स की क्या होती है? बिकॉज ये वेरी करता है बहुत सारी औरतों के लिए। तो इसमें ना 2-3 जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल एंड व्हाट इज अलार्मिंग ड्यूरिंग पीरियड। सो नॉर्मल लेंथ जो होती है, पहले तो सबसे पहले समझना है कैसे कि आप मेजर कैसे करोगे कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। जी, द डे व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, वहां से आप उसको डे 1 बोलते हो। बहुत सारे लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि जिस दिन पीरियड खत्म होता है, मैंने उस दिन सर धोया था ना तो तब से मैंने गिनना शुरू किया। नो, इट्स द फर्स्ट डे व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट्स, वहां से नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल, एमसी माहवारी चक्र, मासिक चक्र, जिस भी फॉर्म में बोलते हैं जी। तो आपका जो ये डिस्टेंस है ये आपका साइकिल है। अब साइकिल की तरह ये साइकिल 21 डेज, यानी कि मेरे फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के बीच में 21 डेज का गैप है। फर्स्ट डे ऑफ ये वाला साइकिल एंड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20। इफ इट इज मोर देन 21 बट लेस देन 45 days, 45 or less, then it is normal. ओके, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि 35 डेज नॉर्मल होता है, बट अप टू 45 डेज भी हम लोग इसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द उसकी फैमिली हिस्ट्री, ड्रग्स और बहुत सारी और चीजों पर डिपेंड करते हैं। जी। तो 21 से ज्यादा और 45 डेज या उससे कम तो दैट इज नॉर्मल। ओके। और डॉक्टर सुरभि, राइट एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? देखो, इसको 2 चीजों से समझते हैं, राइट एज ऑफ प्यूबर्टी एंड राइट एज ऑफ मेनार्क, लाइक फर्स्ट पीरियड। तो राइट एज ऑफ प्यूबर्टी है 8 to 14 years। तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 8 years, लाइक ब्रेस्ट बर्ड आना शुरू हो जाते हैं अराउंड 8 years, दैट इज नॉर्मल। 8 to 13 years तक अगर आपकी कोई भी सिम्टम आ रहे दैट इज प्यूबर्टी। बट राइट एज ऑफ मेनार्क, लाइक फर्स्ट पीरियड,
अभी तक जितना भी पढ़ने में आता था 9 to 16 ईयर हम पढ़ते थे, बट एज पर रिसेंट जो अभी स्टडीज है उनका मानना है कि 10.5 ईयर्स के बाद अगर पीरियड्स आए दैट इज नॉर्मल, बिकॉज तब तक हमारे सारे माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं एंड ये जो है उसके बाद मेनार्की हो तो अच्छा है। तो रिसेंट स्टडीज के हिसाब से 10.5 to 16 ईयर ये इंटरवल अगर है इसके बीच में कभी भी पीरियड आते हैं दैट इज नॉर्मल। अगर पीरियड्स लाइक आपको फर्स्ट सिम्टम ऑफ 13 ईयर्स पे या 13 ईयर्स तक कोई प्यूबर्टी का भी सिम्टम नहीं आ रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अर्ली। आप डॉक्टर से मिल लीजिए कि 13 ईयर्स हो गया और कोई ब्रेस्ट बर्ड कोई एक्सिलरी हेयर्स नहीं आ रहे, दैट मींस यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। 13 ईयर्स हाँ, 13 ईयर्स के बियॉन्ड उसके लगभग 2 से 3 साल में पीरियड आ जाते हैं जी। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्यूबर्टी के लिए 13 ईयर्स तक अगर हम वेट करते हैं, सब कोई भी 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए और कोई भी साइन नहीं ऑफ प्यूबर्टी नहीं है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है देन 16 ईयर्स तक अगर कोई भी पीरियड नहीं आ रहा है देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, तो दिस इज नॉर्मल रेंज। ओके। और इसके बियॉन्ड जो है वो दोनों तरफ आपको डॉक्टर से मिला। इफ यू आर गेटिंग हैविंग योर पीरियड ऑन 9 और 8.5 8, सो 10 to 16 ईयर्स इज नॉर्मल और 13 ईयर्स तक अगर कोई प्यूबर्टी का साइन नहीं आ रहा है देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर। यस। ओके। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं डॉक्टर सुरभि जहाँ पर बहुत जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं गर्ल्स के, उसका कारण क्या होता है? देखो बहुत जल्दी को हम 2 तरह से ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग बोलते हैं 10 ईयर्स पे भी जल्दी है, बहुत जी। जल्दी है, तो 7-8 साल। इसीलिए नहीं 7-8 ईयर्स पे दैट इज abnormal, that It's is abnormal. alarming, yes. Yeah. So we should consult a doctor, pediatric and endocrinologist. ओके, तो ये डॉक्टर होते हैं जिनसे हमें कंसल्ट करना होता है, क्योंकि नॉर्मली ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। ओके। तो विच हार्मोन इज अफेक्टेड, तो हमें वो देखने के लिए हमें एक बार पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसलिए मैं Okay. दोबारा से नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंसेस डॉक्टर? नॉर्मली हार्मोनली Only नॉर्मली हार्मोनल, या कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए जिसकी बच्चों वजह को किसी और वजह से कोई और मेडिसिन दी जा रही है, ओके। तो वो अगर है तो उसके लिए हमें रीजन फाइंड आउट करना है। मतलब दिस इज अबनॉर्मल, और अबनॉर्मल के लिए फिर रीजन तो मेजरली हार्मोनल ही होते हैं, जी। क्योंकि स्ट्रेस भी चेंज हो रहा है, बच्चे बाहर का पैकेज फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये सारी फूड चीजें। हैबिट से भी लाइक फर्क अगर पड़ता हम पहले हमारे टाइम में बोलते थे मिल्क लेना चाहिए, दूध से तो जी। सारी लेकिन अब आपको नहीं पता वो मिल्क जो आप ले रहे हो है। उसमें Pure है या नहीं? हाँ उसको कौन सी मेडिसिन लगाई गई थी उस एनिमल को जिसका ये मिल्क ले रहे हो, उसका कितना उसमें आ रहा है, या कितना इसमें क्या क्या केमिकल्स मिले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब क्या जा रहा है अंदर उसी से, तो लेकिन अल्टीमेटली हार्मोन से इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी होता है। ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो होता है पीरियड शुरू करना किसी भी लड़की के लिए एक बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, तो आपको क्या लगता है इसमें हम अपनी बेसिकली डॉटर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस टाइम के दौरान? देखो सबसे जरूरी है कि बात कर ली जाए पीरियड्स की। मेरी लाइफ में अगर मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में पीरियड एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट टाइम सीइंग ब्लड इन, मतलब मेरी थाइज के बीच से ब्लड आ रहा है, तो वो चेक करके चक्कर ही आ गया था, मुझे लगा मर जाऊंगी क्या, मेरे को ब्लीडिंग कैसे हो गई है, क्योंकि कुछ कोई डिस्कशन नहीं था मेरे घर में। मेरे इतने सारे लोग थे, मतलब मेरी मदर थी, मेरी बुआ भी मेरे घर में रहती थी, मेरी बड़ी सिस्टर थी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि इन सबके साथ ये हो रहा है। इट वाज लाइक मतलब बिल्कुल सीक्रेट था कि किसी को, तो मेरे लिए जब पीरियड आया तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में कुछ अलग चीज हो गई है, वरना किसी के साथ तो ऐसा होता नहीं है, तो ये मुझे क्या हो गया है। सो ये कभी नहीं होना चाहिए कि पीरियड एक एक्सीडेंट के फॉर्म में आए। बिफोर लाइक जैसे मैं बोलती हूँ कि 9 इयर्स के अराउंड आपको प्यूबर्टी के सिम्टम्स आने लग रहे हैं, तो उसके पहले बिफोर दैट हर लड़की को पता हो कि ये होने वाला है और उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक टैबू नहीं है, इसके बारे में बात एक्चुअली 2 चीजें हैं। देखो मैं उन पेरेंट्स के लिए बोलूं जैसे जिनको खुद कभी कोई वोकैबुलरी नहीं मिली, जिनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है कि बच्चों से बात कैसे करनी है, मैं उनको कैसे ब्लेम कर सकती हूँ कि आप बच्चों से नहीं बता रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या इनहिबिशंस क्या है, क्यों बात नहीं हो रही। अगर पेरेंट्स नहीं बता पा रहे तो टीचर्स को बताना चाहिए। बात करना गलत नहीं है, हम अगर बात नहीं करेंगे तो मैनेज करना नहीं सीखेंगे। लाइक जैसे अब गर्मी है बाहर, तो बहुत सारे लोगों के लिए गर्मी बहुत ज्यादा परेशान वाली चीज है, उनको लगता है कि क्या मुसीबत आ गई है। हम यहाँ बैठे हैं एसी में, हमें गर्मी परेशान नहीं कर रही है, तो हम अगर चीजों को मैनेज कर पाते हैं तो कोई भी सिचुएशन अगर हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन को मैनेज करना नहीं आता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वही सिचुएशन हमारे लिए हेल हो जाती है। तो पीरियड्स को हेल नहीं बनाना है, उसको मैनेज करना सिखाना है। तो पेरेंट्स कम से कम इतनी बात तो कर सकते हैं बच्चों से कि बेटा ये होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी साइंस पढ़ाने की जरूरत है, बट एटलीस्ट मैनेज करना सिखा दो उनको, ये बता दो कि मेरे साथ भी हुआ था। अपनी कहानी सुना के तो कम से कम आप उनको बता सकते हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, इसमें
पीएमएस कितना सच है पीएमएस में? बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, आप ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, मूड स्विंग्स कुछ नहीं होते हैं। पीएमएस के बारे में अगर हम बात करें, ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस और इस पे कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं समझना होगा कि कोई भी डिप्रेशन या कोई भी मूड स्विंग पीएमएस नहीं होता। पीएमएस हम कब कहते हैं, जब वो एक साइक्लिकल फॉर्म में होता है। लाइक आपको पीरियड्स आने के 5 डेज पहले, 7 डेज पहले, मतलब अप टू 14 डेज बिफोर, अगर एक साइक्लिक फॉर्म में आपको सेम सिम्टम्स आते हैं और जैसे आपके पीरियड आते हैं वो सिम्टम्स चले जाते हैं, ओनली देन यू विल से इट इज पीएमएस। कोई भी मूड स्विंग्स, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज को हम पीएमएस नहीं कहते। दैट शुड बी पीरियड से अलाइन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इट शुड बी साइक्लिकल और लगभग सेम इंटरवल पे आपको बार बार वो चीजें हो रही हैं, दैट इज पीएमएस। ओके। क्योंकि ये इंटरवल पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं हार्मोन ट्रिपल है। तो जो सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, जैसे हम इसे 3-4 पार्ट में डिवाइड करें कि फर्स्ट फेज होता है, फिर एक ओव्यूलेशन फेज होता है, फिर सेकंड फेज होता है, उसके बाद फोर्थ फेज होता है मेंस्ट्रुएशन। तो जो लास्ट फेज होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन से बिफोर वाला जो फेज होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन एंड बिफोर मेंस्ट्रुएशन, इस फेज में हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। पीरियड्स शुरू होने से 2-4 दिन पहले अप टू 7 to 14 डेज भी हम बोल सकते हैं। लाइक लास्ट की जो फेज होता है नॉर्मली 14 डेज का होता है। तो उस 14 डेज के कोई भी वाले पार्ट में हो सकता है, मतलब 14 डेज के लिए भी रह सकते हैं वो सिम्टम्स। सिवियरिटी अलग हो सकती है, पर्सनल सबका अलग अलग हो सकता है। मेजरली किसी को हेडेक्स होते हैं, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत खट्टा खाना है, बहुत मीठा खाना है, जिस चीज को रोज देखते तो उसी को देख के मन एकदम करेगा इसको तो मेरे सामने भी मत लेकर आओ, रोने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, जो चीज आपको बहुत शौक है करने का उसी को देख के रिपल्शन हो जाएगा, ये तो नहीं करना है। लाइक बहुत सारे काफ पेन होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, बहुत सारे, मतलब सिर्फ मूड्स नहीं होते, इसके अलावा जैसे ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत कुछ खाने को लेकर ब्लोटिंग हो रही है, वाटर रिटेंशन जैसी फील आती है, वेट गेन फील होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सिर्फ। तो पीएमएस इज रियल। हाँ जी, ये नहीं बहुत जरूरी है बोलना, बिकॉज बहुत लोगों को ड्रामा आई एम श्योर लगता होगा। मतलब एक बात मैं बोलूंगी कि ये कोई आसान काम नहीं है कि हम मतलब जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मेरे पास ये फोन रखा है, ये लैपटॉप रखा है, ये टेबल है। अगर मैं इन सब चीजों को ना 20 साल के लिए भी एक जगह पे छोड़ दूं तो ये अपने जैसे और फोन नहीं बना पाएगा, ना ये बड़ा होगा, ना इसमें कोई चेंज आएगा, ना ये बना पाएगा। हम ह्यूमन या कोई भी लाइफ जो है, जिसके पास लाइफ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही अपने जैसा बना सकता है, तभी ये दुनिया चल रही है। फोन बनाने के लिए इंसान की जरूरत है मुझे, सिर्फ मशीन से। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो फीमेल, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। तो उसको ये नहीं समझे कि उसको हल्के में कि हमें मतलब ये नाटक है या ये सारी चीजें, ये समझना बहुत जरूरी कि बहुत बड़ा काम है जो ये हो रहा है, वो इस पूरी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए। तो इसको अगर हमें मतलब मैं इसलिए बोलती हूँ इसको बहुत लाइटली ना ले, बहुत ये एक्चुअल में होता है और हम सच में परेशान होते हैं इसको। जी। और डॉक्टर इसमें मैं एक और चीज बोलूंगी, इसका भी सीवियर फॉर्म होती है जिसको पीएमडीडी कहते हैं, प्री मेनोपॉजल ये। हाँ, तो पीएमडीडी इसकी भी सीवियर फॉर्म होती है जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन तक होते हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता है उस पूरे दौरान। तो ऐसा नहीं है कि किस कारण से, क्योंकि किसी को बहुत सीवियर पेन हो जाता है, किसी को मूड स्विंग, सुसाइडल टेंडेंसी तक लोगों में डेवलप हो जाती है, इतना सीवियर हो जाता है। तो अगर ये बहुत सीवियर फॉर्म में होता है इसको पीएमडीडी भी बोलते हैं, सीवियर केसेस में, बट ये भी होता है, तो दिस इज आल्सो रियल। तो अगर बहुत ही मेजर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पेन्स की जैसे आपने बात करी है अभी, तो पेन्स ना, जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो यूजुअली व्हेन यू आर नियरिंग योर पीरियड्स, उससे पहले थोड़ी दर्द होने लगती है, पैरों में होती है, कभी किसी लोगों की रिस्ट में होती है। इसके लिए आपको लगता है हम कुछ अलग से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई न्यूट्रिशन या एनीथिंग? देखो जैसे मेरे सारे पीएमएस का पार्ट है, और जो मैं फिर से बोल रही हूँ, पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, द टाइम आई ऑफ कपल। सो जो ये पेन है जो बिफोर पीरियड्स हो रहे हैं, ये भी पार्ट है, बिकॉज हल्की फुल्की वाटर रिटेंशन होती है जिसकी वजह से वो पेन होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे पीरियड्स के दौरान। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर योगा करते हैं, तो आप प्लीज कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि ये नहीं कहूंगी कि पेन कम कर देगा, बट आपकी दर्द को सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो आपकी मसल्स थोड़ी अच्छी होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियड्स में एक्सरसाइज करते रहें। कुछ तो लोग कहते अब हैं कुछ अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, लोग कहते हैं 2-3 दिन पहले छोड़ दो। बॉडी ना खुद बताती है, अगर लाइक मुझे मिर्च खाने से प्रॉब्लम होती है तो आप जबरदस्ती भी करेंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, तो आपकी बॉडी बता देती है। मान लीजिए मुझे कुछ चीज, किसी चीज से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो मैं आपका कहूँ कि आप मिल्क लेना बंद कर दो, वो गलत है। तो आपकी बॉडी बताती है, अपनी बॉडी को सुनो लिसन टू योर बॉडी और समझो कि आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर आपको किसी चीज को खाने के बाद बुरा लग रहा है, किसी को दही खाने के बाद लगता है कि इनको स्वेलिंग आ गई, तो वो नहीं खाए, बट इसका मतलब सारी दुनिया दही नहीं खाएगी ऐसा, वो भी गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कितना ब्लड लॉस डॉक्टर नॉर्मल होता है इन पीरियड्स? पीरियड्स में सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लड का फ्लो कितने दिन तक रहता है। 2 to 8 डेज के तक अगर ब्लड का फ्लो रहता है देन इट इज नॉर्मल। अगर इससे कम रहता है देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर 8 डेज के बियॉन्ड भी ब्लीडिंग चाहते हैं देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा डिक्रीजिंग, फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा सा हैवी होता है, थर्ड डे के बाद फोर्थ डे से नॉर्मली कम हो जाता है। अगर फोर्थ डे कंप्लीट हो गया और फिफ्थ डे भी आपका ब्लड फ्लो कम नहीं हो रहा है देन इट इज एबनॉर्मल। तो ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आफ्टर फोर्थ डे शुड डाउन। तो और 8, 7th और 8th डे पर नॉर्मली स्पॉटिंग होती है देन इट इज, तब ये नॉर्मल है। अगर ये ब्लड का फ्लो कम नहीं हो रहा है आफ्टर 4 डेज देन इट इज एबनॉर्मल। 2 डेज से कम ब्लीडिंग हो रही है एबनॉर्मल, 8 डेज से बियॉन्ड जा रही है ब्लीडिंग, इट इज एबनॉर्मल। सो 2 to 8 का हमारा ब्रैकेट है, 2 से कम नहीं होना चाहिए और 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। अगर हम टेबल स्पून की बात करें, इसमें 5 ml आता है नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं, तो 6 to 8 ml ब्लड लॉस होता है इन टोटल। हाँ पूरे periods में, क्योंकि इसमें ना म्यूकस भी जाता है, डेड सेल्स भी जाते हैं, मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो भी बाहर निकलती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है बट ऐसा नहीं होता। नॉर्मल ब्लड लॉस 30 to 50 ml होता है। बहुत रेयर केसेस में जिनमें कि फैमिली टेंडेंसी है कुछ, वहाँ 80 ml तक होता है। उसके बियॉन्ड अगर हो रहा है, आजकल तो मेंस्ट्रुअल कप से हम मेजर भी कर पाते हैं थैंकफुली, तो आपको समझ में आ जाता है कि ब्लड लॉस ज्यादा है देन वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। इसमें अलार्मिंग भी है, जैसे ये तो नॉर्मल और एबनॉर्मल हो, इसमें अलार्मिंग क्या है? अगर ब्लड लॉस इतना ज्यादा है कि आपको एवरी आवर्ली पैड चेंज करना पड़ रहा है, रात में आपकी बेडशीट सोक हो जा रही है, आपके कपड़े आप अभी चेंज करके आप पूरे कपड़े भी खराब हो जा रहे हैं 1 or 2 आवर में, दैट मीन्स इट इज एबनॉर्मली अलार्मिंग है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमने अबॉर्शन की मेडिसिन खाई ना इसलिए चाहता है, मुझे तो 3 महीने से ब्लीडिंग नहीं थी ना इसलिए इतना आ गया होगा, मैंने बाल्टी उठा ली थी, मैं तो गिर गई थी, ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देते हैं। नहीं, अगर इतना ब्लड लॉस हो रहा है देन इट इज अलार्मिंग, यू शुड कंसल्ट इमीडिएटली। हमने बात करी है डॉक्टर अभी प्रेगनेंसी की, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी पीरियड साइकिल को? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉर्मली अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए खा रहे हो तो, क्योंकि हम उसमें हार्मोन्स बाहर से रेगुलेट करते हैं, नॉर्मली सेम हार्मोन हमारी बॉडी से निकलता है कि फर्स्ट फेज में एस्ट्रोजन निकलता है, फिर ओव्यूलेशन, फिर प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अगर हम बाहर से हार्मोन्स देते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज आता है कि ऑलरेडी बॉडी में ये हार्मोन है, तो वो अंदर से इंटरनल हार्मोन नहीं निकालता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। हम साइक्लिक पैटर्न में वो हार्मोन्स बाहर से देते हैं, तो बॉडी को ये फील होता है कि हार्मोन्स है, तो हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, यूट्रस ऐसे रिएक्ट करता है, बट एज सच ओव्यूलेशन नहीं होता क्योंकि इंटरनल हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो फिर कंसेप्शन के चांसेस रेयर होते हैं, कम हो जाते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो महीने में 2 बार ही हस्बैंड के साथ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो आर्मी में रहते हैं, या मेरे हस्बैंड तो उन्हीं 2 दिन खा लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का जब हम खाते हैं ना, उसका ब्लड में एक अप्रोप्रिएट लेवल आने के लिए जहां ओव्यूलेशन को सप्रेस किया जा सके, उसमें 8 डेज का टाइम लगता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन 8 पे, आप ये सोचते हैं कि उस दिन खाएंगे तो उसका इफेक्ट तो 8 डेज में आएगा ना, वो लेवल मेंटेन कभी होगा ही नहीं। तो रेगुलर मेडिकेशन इज अ फेलियर ऑफ, मतलब लाइक मत लेना इज और इरेगुलर लेना इज इक्वली इक्वल। ओके, तो अगर खानी है तो बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर खानी है, अदरवाइज नहीं खाए तो बच रहे। ठीक है। और बहुत लोगों को डॉक्टर इससे वेट गेन भी होता है, उसका कारण क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड फेज ऑफ साइकिल में भी हल्का सा वाटर रिटेंशन होता है, तो वो जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव में भी वही हार्मोन दे रहे हैं ना जी, तो उससे वेट गेन होता है। लेकिन जैसे पीरियड्स आते हैं तो वेट जो है शेड हो जाता है पीरियड्स आने के बाद, ऐसे बहुत, क्योंकि पहले जो आते थे, पहले डिफरेंट हार्मोन आते थे, बहुत रिफाइन आ रहे हैं, तो वो वेट गेन नहीं है। बट इवन हर बॉडी अलग है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते पक्का होगा जी, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। जी, आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, बट पहले मैंने काफी लोगों से सुना था, लोग बेसिकली
बेसिकली शादी होती है लड़कियों की, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डाल दिया जाता है। तो अगर वो खा रही हैं 6 महीने 1 साल तक, तो वो उनके बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेगा? एक्चुअली अगर आप बिना डॉक्टर की सुपरविजन के खा रहे हो, कंसल्टेशन के खा रहे हो, तो दैट मतलब वो फिर ठीक नहीं है। हम जब भी जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं तो बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद आपको दोबारा चेकअप के लिए आना है, बिकॉज समटाइम्स ये लिवर हेपाटोटॉक्सिक हो सकते हैं किसी किसी के लिए। तो हम सारे टेस्ट करके देखते हैं, और बीच में कई बार अच्छा रहता है कि एक ब्रेक दे दो, 2-3 मंथ्स के लिए कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव उसको कर दो, ताकि बॉडी से वो टॉक्सिन्स अगर कुछ एक्यूमुलेट भी हो रहे हैं तो वो निकल जाए। तो कोई भी कंसल्ट करके ही आप कंसल्टेंट सुपरविजन में ही लेना चाहिए। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर। और पीरियड्स सबके लिए अलग अलग वेरी क्यों करते हैं साइकिल्स यूजुअली? हाँ, देखिए हर बॉडी अलग है, डिपेंड करता है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब मेरी डाइट कैसी है, स्लीप कैसी है, मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, मैं फिजिकल एक्टिविटी कितनी करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, किस जोन में मैं रहती हूँ, स्ट्रेस लेवल, मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट, मेरा एनवायरनमेंट, लाइक मतलब भी मैं बहुत गर्म जगह में रह रही हूँ या मैं बहुत पहाड़ पे रह रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि जो भी आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स ब्रेन का मैसेज लेकर आ रहे हैं, है ना। तो ब्रेन का भी डिस्टर्ब हो रहा है तो मैसेज गलत हो जाता है। तो वो मैसेजेस तो मतलब हर पीरियड्स का अलग होना अबनॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरनमेंट। हाँ, कैसे हर बॉडी तो पे जैसे कि आपके मदर का या आपकी सिस्टर का, दादी का, नानी का, बुआ का, वो उनकी साइकिल कैसे थी, उससे आपकी साइकिल जो है वो अफेक्ट होती है। तो बहुत सारी चीजें आप मतलब करते हैं, बट पीरियड्स का डिफरेंट डेट पे होना, इसको 2 चीज समझनी चाहिए कि पीरियड्स का इरेगुलर होना एबनॉर्मल है, बट रेगुलर पीरियड का डिफरेंट, लाइक आपकी अलग है, आपके सिस्टर का अलग है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पीरियड साइकिल होना, हाँ, वो नॉर्मल है, समझ गए। जी जी। अच्छा डॉक्टर, पीरियड्स और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है? बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत मजेदार बात है, इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताती हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स का ब्लड इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, और इसमें तो बहुत सारी चीजें करने के लिए मना करते हैं। तो जैसे बड़ा मजा आता है, मैं क्लास में बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों आपको पीरियड्स कैसे लगते हैं, तो फिर कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी अच्छा, मैं दूसरी तरह से पूछती कितने लोगों को पीरियड्स आना मजा लगा जाता है, वाह मजा ही आ गया, तो कोई हाथ नहीं। तो मैं बोलती हूँ अच्छा कितने लोगों को पीरियड्स आना गंदा लगता है, क्यों ही आते हैं ये, सबके हाथ पूरे ऐसे जाते हैं। बोलती हूँ कि अच्छा अगर पीरियड्स आना सबको बुरा लगता है तो क्या इस पीरियड को बंद करा दें, तो बोलते हैं कि हाँ मैम बंद करा दो, लाइफ में मतलब लाइफ कितने मजे की हो जाएगी ना, हाँ मैम बंद करा देते हैं, बंद करा देते हैं। तो बोलती हूँ चलो ठीक है, पहले पता करते हैं आ कहाँ से रहे हैं, तो क्या ये मतलब सरकार की तरफ से आ रहे हैं, तो सरकार को लेटर लिख देते हैं, तो बोलेंगे नहीं सरकार से तो नहीं आ रहे हैं। ओके, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल देते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें अपनी लाइफ को जैसे जीना, नहीं वहां से भी नहीं आ रहे। ओके, तो क्या ये किसी साइंस की चीज की वजह से आ रहे हैं, हाँ, या कि डॉक्टर की मर्जी से चल रहे हैं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं, कोई दवाई निकाल देते हैं, तो ऐसे बात करते हैं तो बोलेंगे यस मैम प्लीज बंद करा देते हैं। तो मैं बोलती हूँ अच्छा मैं ये पीरियड बंद कराने के लिए कितने लोगों को एक पूरा पेपर भेज रही हूँ, इसको साइन कर दो और हम सब लोग जाके इसको बंद कराएंगे, नोबेल प्राइज हम ही ले लेते हैं इस बार, पीरियड्स बंद कराएंगे। गॉड। तो और नहीं करिए, भगवान की वजह से आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करके पता नहीं क्या क्या मांगे, हम भी मांग लेते हैं। तो थोड़ी धीरे धीरे बच्चों के हैंड नहीं रहने देते हैं। मैं बोलती क्या हो गया, सबके पीरियड बंद हो जाएंगे, दुनिया में कितनी अच्छी लाइफ होगी ना। बोलते हैं कि लेकिन मैम फिर वो लड़कियों को मैम फिर बच्चे नहीं होंगे। कि अच्छा बच्चे होना तो कितनी शर्म की बात है ना, चलो बच्चे होना भी कैंसिल कर देते हैं। क्या होगा अगर दुनिया में पीरियड्स नहीं होंगे, जैसे बच्चे बोलते हैं, और फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो नई जनरेशन नहीं आएगी, नई जनरेशन नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, छोड़ देते हैं। मैम एक दिन तो फिर सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ तुम तो बड़ा मेरे से पाप करा देते, मतलब मैं दुनिया ही खत्म करने जा रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि एक लड़की को पीरियड्स नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, नई जनरेशन नहीं आएगी, और एक दिन इंसान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि डायनासोर खत्म हो गए। मतलब कोई एलियंस आएंगे और ढूंढेंगे इंसान को, कैसे होते थे, अच्छा हाथ होता था, पैर होता था। तो सबको लगता है, मैंने कहा पर ये तो बड़ी शर्म की बात है ना, हमारी वजह से दुनिया चलती, कितनी भगवान में तो लग रहा है कहीं शर्म से डूब मरो, हम चला रहे हैं दुनिया को, ये शर्म की बात होनी चाहिए थी, गर्व की बात होनी चाहिए, यस हम चलाते हैं दुनिया को। तो एक्चुअली ये पावर है पीरियड्स की ही पावर से। अब इसको रिलेट करते हैं, जैसे कि कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, कैसे पता चलता है, जब उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और वो सेक्सुअली एक्टिव है और उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ और मैं बोलती हूँ यस ये तो आपकी प्रेगनेंसी है और यूट्रस के अंदर मुझे तो बच्चे में हार्ट बीट भी दिखाई दे रही है, व्हाट इज दिस हार्ट बीट, कहाँ से आती है ये। तो जो
पीरियड्स नहीं आ रहे थे, हर महीने पीरियड्स में जो ब्लड आना था अब वो नहीं आ रहा, और बट उसके अंदर मुझे हार्ट बीट दिखाई दे रही। दैट मीन्स कि जो यानी कि मैं आप सभी तो अपनी मदर के वूम से ही आए ना, और हम सब ने पहली धड़कन पहला ब्लड कौन सा लिया है? पूरे 9 मंथ्स तक वो ब्लड बाहर नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहा है वो ब्लड? उस बच्चे की ग्रोथ में जा रहा है ना, एब्सोल्युटली, है ना? तो वो ओवा जो हर मंथ बाहर निकल रहा है इस उम्मीद से कि मुझे प्रेग्नेंट मतलब मुझे नए एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो बाहर निकल जाता है, तो उसके साथ वो मेम्ब्रेन, वो सब कुछ न्यूट्रिशन, ब्लड जो उसके लिए बना के रखा था वो सब हाँ, रिलीज हो वो जाता सब रिलीज हो जाता है। है। और मैं सच में कहती हूँ कि यूट्रस वो मदर है कि जो अपने बच्चे को बासी खाना नहीं देता, वो हर आने वाले एग के लिए नई मेम्ब्रेन, नया ब्लड, सब कुछ इकट्ठा करता है, क्योंकि वो सच में माँ है। जैसे हम कहते हैं ना, माँ अपने लिए नहीं सोचती है, बच्चे के लिए सोचती है। जी, तो ये यूट्रस वो कष्ट सह लेता है, वो दर्द सह लेता है, वो 5 दिन का ब्लीडिंग या 7 दिन का ब्लड सह लेता है, लेकिन वो आने वाले एग के लिए हमेशा प्योर सबसे अच्छी चीज ला के रखता है कि मेरे बच्चे को कुछ गलत ना मिले। जी, जिसको तो ये ब्लड सो टचिंग है ना, तो हम सब अपनी मदर के वूम में उसी ब्लड से हमने पहली धड़कन ली, हम बड़े हुए। अगर ये ब्लड इम्प्योर है, अगर ये ब्लड गंदा अशुद्ध है, तो दुनिया में एक इंसान बताओ ना जो शुद्ध है। कोई ऐसा है जो आसमान से रस्सी से लटक के नीचे आया था? वो पंडित जी, वो इमाम, जो या भी कोई कहते है? हैं, बट हाँ, मतलब जो भी कहते हैं, वो कहाँ से आए थे? तो अगर उनका ब्लड, अगर हम ये सब इम्प्योर है, तो फिर दुनिया में कोई प्योर है ही नहीं। तो प्रेगनेंसी, पीरियड से सब इतने रिलेटेड है, और जब इस बात को आप समझ लेते हो ना, देन यू मतलब दिल से रिस्पेक्ट आती है कि यस, हाँ, मैं मतलब इस दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है एक फीमेल का होना। मुझे लगता है लड़कों को शायद ये शक हो गया था कि लड़कियों को अपनी ताकत पता चल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, उनकी सत्ता ही हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने लड़कियों को पहले से ना पीरियड जैसी चीजों के नाम पे ना, तुम अपवित्र हो, अशुद्ध हो, ये हो, वो हो, ये सब कह के पहले ही कह ना उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे। कितना ऊपर उठेंगे, यहाँ तो नहीं पहुंच पाएंगे ओह गॉड। और डॉक्टर, पीरियड्स में प्रेग्नेंट होना के चांसेस कितने होते हैं बेसिकली डेज वाइज अगर देखें? नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन होता है उसके 14 डेज के बाद पीरियड होते हैं जी। अगर आपका तो फर्स्ट वाला पार्ट मैटर नहीं करता, मतलब जैसे ये नॉर्मल अगर हम 20 डेज की साइकिल करते हैं तो फर्स्ट फेज 21 डेज, 14 डेज ओव्यूलेशन, फिर 14 डेज एंड देन पीरियड्स। ओके। तो जो पीरियड का डे 1 है वहां से वो 14 डेज काउंट होते हैं ओव्यूलेशन तक के, अगर 28 डेज की साइकिल है। जी। नॉर्मली सेकंड हाफ फिक्स है, ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज में ब्लड आएगा। तो अगर मेरी साइकिल छोटी है, लाइक 21 डेज की है, तो ये 14 डेज फिक्स है। फर्स्ट 7 डेज में मुझे मेरा ओव्यूलेशन होगा। ओके। अब अगर मान लीजिए मुझे पीरियड्स आते हैं, मेरी साइकिल ही 7 डेज की है, तो मेरे को पीरियड्स में ब्लड में ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन होने के मतलब 72 आवर्स के अराउंड अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके। तो अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इसकी जो रिलेशन है ना आपस में, इसको अगर हम समझें, नॉर्मल जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डेज 30 डेज है और एवरेज ब्लड लॉस 5 डेज है, उसमें पीरियड्स में प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं होते। अगर आपकी साइकिल शॉर्ट है, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है और आपकी जो ब्लीडिंग का जो पैटर्न है, ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा दिन तक चलता है, और तभी चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो बेसिकली अगर आपका, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट, 5 डेज की अगर आप साइकिल है आपकी, तो चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू 7-8 डेज। नहीं, उल्टा बोल रही हूँ। ओके, पर आप और समझाइए। हाँ। अगर आपकी पीरियड की साइकिल जो है वो शॉर्ट है जी। और आपका जो ब्लीडिंग साइकिल है, ब्लीडिंग का जो पैटर्न है वो आपकी लेंथ ज्यादा है, ओनली देन, लाइक अगर 21 डेज की साइकिल है जी, और तो शॉर्ट साइकिल है जी, ओव्यूलेशन के 14 डेज बाद ब्लड आया, तो आपके पास फर्स्ट फेज में सिर्फ 7 डेज बचे हैं। जी। अगर आप उन 7 डेज में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो यू आर ऑन योर पीरियड्स। ओके। ठीक है, पीरियड्स में ओव्यूलेशन हो जाएगा क्योंकि 7। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि साइकिल की लेंथ मैटर करती है, आपकी ब्लड फ्लो पे डिपेंड करती है कि आपकी ब्लीडिंग साइकिल कितने दिन की है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस। तो वो कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप तो इसके लिए बहुत सारी एप्स भी हैं आजकल। थोड़ा सा आप बता दीजिए कौन सी यूज कर सकती हैं गर्ल्स? नहीं, नॉर्मली मैं ऐप यूज नहीं करती क्योंकि मेरे तो दिमाग में ऐप फिक्स है। ओके, हाँ, वो अलग बात है, आप डॉक्टर है, बट कैलकुलेट करना आसानी, इफ यू वांट टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली, तो अगर पीरियड्स की आपकी जो डेट है जिस दिन, तो इसमें सबसे अच्छा आसान है कि अपना ओव्यूलेशन का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। जी। तो ओव्यूलेशन का टाइम फिक्स करने के लिए बहुत सारी ऐप है जिसमें आपको कैलकुलेटर मिल जाते हैं। तो अगर आपका ओव्यूलेशन तो उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, अगर आप वही मतलब 3 दिन पहले 3 दिन बाद, ओके, वो आपका अनसेफ पीरियड होता है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसके उधर वाला पीरियड सेफ पीरियड होता है, कंपैरेटिवली सेफ होता है, मतलब 100% तो मेडिकल फील्ड में कुछ होता ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, बेस्ट सैनिटरी पैड
कौन सा है आजकल मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे हैं, आप कौन सा रेकमेंड करते हैं? देखो बेस्ट ऐसी कोई चीज होती नहीं है तो आपकी बॉडी को सूट करे वही है। अभी जैसे पहले लोगों ने इतना मार्केटिंग कंपनीज ने चला दिया कि कपड़ा लगाना तो यार बड़े अनहाइजीनिक को कपड़ा लगाते हो, फिर पैड्स आ गए, अब लोगों ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया इसमें तो इतना पॉलिथीन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसमें तो ये डाइऑक्सिन है, इसमें तो ये है, तो ये कर रहे हो तो बहुत ही, तो ये ना चेंज होती रहती है सिनेरियो। प्रेजेंट डे में अगर जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है दैट इज मेंस्ट्रुअल कप। ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बॉडी फ्रेंडली भी है, बट किसी भी सैनिटरी प्रोडक्ट के साथ इम्पोर्टेंट है उसका यूज, उसके साथ हाइजीन। तो आप उसको यूज सही तरीके से कर रहे हो, नहीं उसके साथ हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो आप अपनी बॉडी को जो सूट करता है वो यूज करिए। जी। एंड डॉक्टर, विजाइना की हाइजीन के लिए बेसिकली हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो हमें वो यूज करने चाहिए, लाइक हाउ शुड इट बी वॉश्ड प्रॉपर्ली? सो सबसे बेस्ट एडवाइस है कि प्लीज डोंट यूज दीज प्रोडक्ट। अगर आप सच में अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हैं तो ऐसे किसी प्रोडक्ट को यूज मत करिए, वही करिए जो डॉक्टर कहता है। एंड वाटर जो है ना अपने आप में सबसे सेफ और सबसे अच्छा वो है मैटर है, एनर्जी फ्लूइड है जिससे आप अपनी वजाइना को वॉश कर सकते हैं। और वजाइना को एक्चुअली वॉश करने की जरूरत नहीं होती, वजाइना का अपना एक मैकेनिज्म है। एक्चुअली ये भी समझना जरूरी है कि जो हम बाहर देखते हैं दैट इज नॉट वजाइना। वजाइना इज द लाइक पाथ जो जहां से यूट्रस से लेकर बाहर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग इंट्रोइटस के बीच का जो रास्ता है उसको हम वजाइना कहते हैं। ओके, वजाइना कभी भी बाहर से नहीं दिखता, तो वजाइना तब में तो हम फिंगर डाल सकते हैं लेकिन वो बाहर नहीं होता है। तो जो बाहर दिखता है दैट इज वल्वा इंट्रोइटस। तो वल्वा की बात हम करें कि वल्वा को क्लीन करने के लिए बेस्ट मीडियम इज वाटर, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और उसमें बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो फ्रॉम फ्रंट टू बैक करना चाहिए, क्योंकि पीछे हमारी एनएस होती है, देयर आर 3 ओपनिंग्स, फर्स्ट इज यूरेथ्रा, बीच में वजाइना, सॉरी बीच में वल्वा होता है जिसमें इंट्रोइटस, और पीछे हमारी एनएस है। तो ओपनिंग टू वजाइना सेंटर में होती है, तो अगर हम फ्रंट से बैक की तरफ क्लीनिंग करते हैं तो हमारा चांसेस कम होते हैं इन्फेक्शन के। लेकिन अगर हम एनएस की साइड से अपवर्ड क्लीनिंग करते हैं तो एनएस के पास बैक्टीरिया थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो वजाइना में एंट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर, डिस्चार्ज, विजाइनल डिस्चार्ज के आसपास बहुत सारे मिथ्स हैं, तो कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कौन सा नॉर्मल होता है? सो नॉर्मली विजाइना में क्लीनिंग मैकेनिज्म है, जैसे हम भी बात कर रहे थे, तो उस क्लीनिंग मैकेनिज्म में एक म्यूकस जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है। पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले, पीरियड्स आने खत्म होने के 1-2 दिन बाद तक वो डिस्चार्ज फील होता है। हम लोग हाथ पे देखते हैं गीला चिपचिपा सा कुछ लगता है, दैट इज नॉर्मल, म्यूकस हम उसको बोलते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे हल्का सा डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉर्मल। एंड ऑल्सो मतलब जब फर्स्ट पीरियड आता है उसके कुछ समय पहले से, लाइक मंथ्स पहले से भी पैंटी पे बहुत थिक और से म्यूकोइड से डिस्चार्ज होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। अब नॉर्मल के साइन क्या है ये हम समझ लेते हैं। अगर इसमें इचिंग है, डिस्चार्ज के साथ में बर्निंग है, बहुत बैड ऑर्डर है, ये नॉर्मली वाटरी होता है और म्यूकोइड कंसिस्टेंसी का होता है, जैसे कि बहुत ही चिकना चिकना सा आपको फील होगा। अगर इसका कंसिस्टेंसी और कलर चेंज हो जाता है, नॉर्मल कलर है वाइट नहीं है, इसका नॉर्मल कलर है वाटरी, ओके ना, कलरलेस जी होता है। और अगर इसके साथ में पेन इन एब्डोमेन है, लोअर बैक पेन है, देन इट इज एबनॉर्मल। तो ये 5 सिम्टम्स एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। खुजली, जलन, बदबू, कमर या पेट में दर्द, या इस डिस्चार्ज का रंग और इसका कंसिस्टेंसी बदल जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये एबनॉर्मल है और फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। बहुत सारी बार लोग बोलते हैं ठंडे पानी से धो लो, डिटॉल के पानी से धो लो, सेवलॉन से धो लो, बहुत सारी चीजें, बट उससे धोने से सिर्फ सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए चले जाएंगे बट इन्फेक्शन वहीं रह जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी समझ जाएं कि इन्फेक्शन है और इसमें डॉक्टर को दिखा लें। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो दोनों पार्टनर्स को दवाई खानी जरूरी है, अदरवाइज ये डिस्चार्ज एक दूसरे मतलब इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट होता रहेगा। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट कि ये हम ध्यान रखें। ओके, और डॉक्टर ओडर को थोड़ा कंट्रोल करने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। इट इज नॉट अ बैड ओडर, इट इज नेचुरल विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल पीपल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं लोग, तो वो उसका बेस्ट लगता है इसके लिए दिमाग का ही इलाज कराना। ठीक है, ऑर्डर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट बैलेंस आउट तो हो ही सकता है ना। कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा ऑर्डर ही नहीं। मतलब आप इसमें बोलोगे कि पैड लगा लो, सेंटेड पैड लगा लो, कोई आप परफ्यूम लगा लो, ये सब बेसिकली आई थिंक मेरे हिसाब से हाँ वो अपना पैड्स टाइम टू टाइम चेंज करते रहे तो वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। दो चीजें, एक तो पीरियड्स में ऑर्डर की बात हम करें और दूसरा नॉर्मल में बात करें। तो नॉर्मल में भी तो एक वेजाइनल और जो डिस्चार्ज होता है उसका भी एक ऑर्डर होता है, दैट इज नॉर्मल। अगर ये ऑर्डर चेंज हो रहा है, स्मेली बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने।
पीरियड्स में यस टाइम के साथ आप पैड्स मतलब 4 to 6 आवर हम बोलते हैं, बट एटलीस्ट 6 आवर तो एक माइंड में अलर्ट लगा ले। आप पैड यूज करते हो, क्लॉथ पैड यूज करते हो, टैम्पॉन यूज करते हो, मेंस्ट्रुअल कप कुछ भी यूज करते हो, 6 आवर अलाउ। अगर आप 6 आवर में चेंज नहीं तो करेंगे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे कोरोना था ना, एनवायरनमेंट में था, ऐसे इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में हमेशा घूम रहे हैं, और जहाँ उसे डैम्पनेस मिलती है, जहाँ उससे वेटनेस मिलती है, और ब्लड में इतना न्यूट्रिशन है कि एक लाइफ आ सकती है उससे, तो वो बहुत जल्दी से प्रोपोगेट करता है। अगर उस साइकिल को मैं ब्रेक कर दूं कि मैं पैड को फेंक दूं उससे पहले, तो वो बॉडी में पहुंचने से पहले मैंने उसको अपनी बॉडी से अलग कर दिया ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली पैड चेंज करते रहें। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि पीरियड में एक स्मेल आती है, मैं तो ना बराबर से पहचान रहा हूँ कि पीरियड में है, तो ये ब्लड की स्मेल होती है। मैं ओटी में अगर एक दिन वॉश नहीं करूँ ना, वो सारे जो लेनिन्स होते हैं उन्हें रख दूं, मैं घुस नहीं सकती ओटी में, तो ब्लड की अपना भी एक ऑर्डर होता है। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं सैंडेड पैड बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे ना अपनी वजाइना की पीएच को खराब कर देते हैं, जो स्किन की पीएच उसको खराब कर देते हैं। द आइडिया इज बेसिकली आप टाइमली केमिकल्स आर्टिफिशियल चीजों को दूर ही रखें, तो अच्छा। और पैड्स अपने रेगुलरली चेंज करें, उसको हमारे को डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी। और डॉक्टर, यूटीआई इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी कॉमन थिंग दिस डेज, तो यूटीआई का कारण क्या होता है? यूटीआई की सबसे बड़ी, देखो वैसे पीरियड्स का यूटीआई से ज्यादा लेना देना नहीं होता, बिकॉज मैंने जैसे बताया था यूरेथ्रा बिल्कुल अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। जी। यूटीआई तब होता है सबसे ज्यादा जब हम पानी कम पीते हैं, मतलब हम अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, तो किडनीज जो है उसको क्लियर ऑफ नहीं कर पाती, जो हमारा इन्फेक्शन है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर तो टॉयलेट्स कभी साफ मिलते ही नहीं है, तो हम हमेशा होल्ड करते हैं या सोचते हैं पानी कम पिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं, इवन कहीं बाहर किसी भी जगह पे, इवन ऑफिस में भी, या कोई गंदा टॉयलेट हम बाहर मतलब यूज कर रहे हैं, या पैड को हमने बहुत लंबे टाइम तक लगा के रखा है, तो वो इतना इन्फेक्टेड हो गया है कि उसे कहीं भी इन्फेक्शन होने का डर है। तो दीज आर द मेन रीजन। पर सबसे कॉमन रीजन होता है पानी कम पीना। अगर आप वाटर इनटेक आपका कम है, तो सब चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको यूटीआई होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्स, डॉक्टर, बेसिकली ये हमारा यूटीआई हो सकता है बिकॉज योर पार्टनर इज आल्सो नॉट हाइजीनिकली नॉर्मली स्टार्टिंग में जब होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, लाइक हनीमून, जैसे एक वर्ड है हनीमून सिस्टाइटिस, उस वाले पीरियड में यूटीआई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ना तो हाइजीन की नॉलेज होती है, ना सेक्स ढंग से समझ भी नहीं आता, लोगों को थ्री ओपनिंग्स के बारे में भी ढंग से नहीं पता होता, लड़कियों को भी नहीं पता होता, बहुत सारी चीज होती है, हेजिटेशन होते हैं, तो उस पीरियड में काफी कॉमन होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि नॉर्मली वेजाइनल एंट्री एकदम अलग है, तो उसका यूरेथ्रा से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो यूटीआई का उससे बेसिकली कम है। मतलब नॉर्मली अगर आप नॉर्मल हाइजीन भी, उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल हाइजीन भी मेंटेन करो तो नॉर्मली नहीं होता है ऐसे। हाँ। और यूटीआई को अवॉइड करने के लिए एक तो आप कहते हैं पानी तो है ही, और एक बहुत लोगों से मैंने सुना है क्रैनबेरी जूस पीना चाहिए अगर आपको रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम, अगर आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो उसके लिए क्रैनबेरी कहता है हर किसी को पीने की जरूरत नहीं। अगर आपको यूटीआई वंस इन अ व्हाइल हो रहा है जी, तो फिर सबसे पहले तो पानी है कि आप उस क्लीन कैसे करें, डॉक्टर से एंटीबायोटिक लें, अगर आपका कल्चर करा के देखिए कौन सा बैक्टीरिया, आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक एक बार ले लिया। उनके लिए होता है जिनको रिकरेंट यूटीआई है, तो उनके लिए क्रैनबेरी अच्छा एक ऑप्शन होता है। और ऐसे भी केसेस होते हैं डॉक्टर व्हेन यूटीआई इन्फेक्शंस ब्लड में भी चले जाते हैं, तो वो इतना सिवियर कैसे हो जाता है? नॉर्मली तो नहीं होता, यूट्राइन का होता है, जैसे मतलब पहले यूरेथ्रा इन्फेक्टेड होती है, फिर ब्लैडर इन्फेक्ट होता है, फिर कई बार किडनी तक इन्फेक्शन चला जाता है। अगर टाइमली आपने प्रॉपर्ली ढंग से ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है, देन ओनली इट विल गो टू द योर, मतलब जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं। सो इसका बिगेस्ट बेसिकली रीजन वी विल स्टिल कम डाउन टू पानी हमारा कम पी रहे हैं लोग। अभी जैसे गर्मियां हैं, आपका वाटर जो है वो स्वेट में भी निकल रहा है, और एज सच भी स्किन मतलब सन से भी बहुत ज्यादा, अगर आप पानी कम पियेंगे तो नॉर्मली इस सीजन में ज्यादा होता है। जैसे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं जी, पूरे दिन पानी नहीं पियेंगे, रोजे में पानी नहीं पीते, तो उस टाइम उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों की। क्योंकि पानी का काम क्या है, क्लीनिंग का काम है ना, वो किडनी को क्लीन करती रहती है, क्लीन नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो फिर वो इन्फेक्शन ग्रो करेगा। जी जी। डॉक्टर, अभी तक हमने करी है पीरियड्स की बात, अब हम चलते हैं थोड़ा मेनोपॉज की तरफ, बात करते हैं डॉक्टर के मेनोपॉज क्या है एग्जैक्टली? मेनोपॉज इज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे मेनार्क होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज इज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनोपॉज जिस डेट में नहीं बोल सकती, जैसे पीरियड स्टार्ट होने की डेट मुझे समझ आती है कि दिस इज माय डेट ऑफ मेनार्क, बट मेनोपॉज की डेट हमेशा रेट्रोग्रेड होती है, पीछे जाके बताना पड़ता है कि मेनोपॉज कब हुआ। ओके, अगर मुझे पीरियड कंटिन्यूअसली 12 मंथ्स तक नहीं आते हैं, तो 12 मंथ्स के बाद जो नेक्स्ट डे है, मतलब 12 मंथ प्लस 1 डे पे मैं बोल पाती हूँ आई एम अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, मेरा मेनोपॉज 1 साल पहले हो गया। क्योंकि इस पूरे 1 साल तक आई एम नॉट श्योर कि पीरियड कभी भी आ सकते हैं, तो जब तक पूरा 1 साल नहीं हो जाता है सेसेशन को, तब तक हम उसको मेनोपॉज नहीं बोलते हैं। ओके,
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली अगर किसी को 4-5 मंथ्स तक पीरियड नहीं आए, फिर आ गए, फिर 4-5 नहीं आए, फिर आ गए, तो उनका मेनोपॉज अभी तक नहीं आया, और ये कितनी देर तक चल सकता है? दैट इज ये वाले फेज को हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल फेज या Okay. प्रीमेनोपॉजल। तो पेरीमेनोपॉजल फेज होता है मेनोपॉज के अराउंड वाला, जी। क्योंकि मेनोपॉज तो पता ही चलने में 1 साल लगता है, तो पोस्ट मेनोपॉज भी पेरीमेनोपॉजल का पार्ट है। और ये स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली 40s के अराउंड स्टार्ट हो जाता है पेरीमेनोपॉज। किसी को जल्दी भी हो सकता है, 35 में भी लोग को होने लगता है, बट नॉर्मली 40 के अराउंड शुरू होता है, जब पीरियड्स काफी तरीके हो सकते हैं पीरियड्स के सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए, कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाता है, ज्यादा लेंथ, साइकिल की लेंथ बढ़ जाएगी, या फिर साइकिल स्कैंटी हो जाएगी, पीरियड्स कम आने लगेंगे। ओके, तो बॉडी को बेसिकली डील करने में थोड़ा समय लग जाता है और उससे। थर्ड पैटर्न होता है मेरी मर्जी। पीरियड्स कहते पता हैं नहीं। मेरी मर्जी, मैं जब आऊँ जब नहीं आऊँ। Oh God. ना, तो ज्यादातर लोगों को ये मेरी मर्जी पे प्रॉब्लम हो जाती है। होती है, मतलब क्योंकि वो पीरियड्स की मर्जी जब तक हमें पता है कि तो वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, उसमें कभी ब्लीडिंग एकदम से ज्यादा हो जाती है, कभी ब्लीडिंग कम हो जाती है, कभी 3 महीने नहीं आएगा, कभी 1 महीने में 3 बार आएगा। बट ये ध्यान रखना है कि पीरियड की साइकिल अगर 21 डेज से कम है, डॉक्टर को दिखाना है। 8 डेज से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर को दिखाना है। अर्ली पैड बदलना पड़ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ये सारे रूल यहाँ भी फिक्स होते हैं जो नॉर्मल साइकिल में। तो आपका Okay. ब्लड लॉस हो कि आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, अगर वो इतनी फास्ट निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो ये जी। ध्यान रखें कि कोई बात नहीं, 2 दिन और देख लेते हैं, चलो अभी सबके साथ होता होगा, ये सब मत करिए। चेक जरूर करवा लें। डॉक्टर और इसकी राइट एज क्या है डॉक्टर मेनोपॉज की? इंडिया में 45 टू 55 के बीच में बोलते हैं, मीन एज 551-52 है, बट 40 से पहले अगर होता है तो हम इसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, अर्ली 40 प्लस ही प्रीमेच्योर होना ओवेरियन चाहिए। फेलियर, या मतलब 45। अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। और 45 से 55 राइट एज है जिसमें पीरियड्स नॉर्मली, दैट आल्सो डिपेंड कि आपका वही फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, मैं आई वाज कमिंग टू दैट। मतलब आपकी हेरिडिटी, बहुत सारी चीजों पर बहुत। डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट। एक्सरसाइज का बहुत फर्क पड़ता है डॉक्टर? मेनोपॉज कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो आपके लिए ये इसको डील करना आसान हो जाता है। एक्चुअली यस, Yeah. जब मेनोपॉज होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बोन्स में। तो बोन्स वीक हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो बोन्स वीक और थोड़ी सी पोरस हो जाती है, तो फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं इस टाइम पे। Okay. तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जैसे आप स्मॉल जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि जो सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर होता है हिप बोन का फ्रैक्चर होता है, और इसके अलावा आपका रिस्ट फ्रैक्चर होता है, वर्टिब्रा कोलैप्स कर जाती है। जी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके स्मॉल जॉइंट्स की तरफ, या जो वर्टिब्रा की तरफ, या आपके हिप जॉइंट की तरफ, इनकी तरफ आपका ब्लड का फ्लो जाता है, तो कैल्शियम वहां जल्दी पहुंचता है, तो हीलिंग जल्दी होती है और चांसेस कम होते हैं फ्रैक्चर होने के। ओके। तो एक्सरसाइज दोनों तरह से हेल्प करती है। दूसरा, आपका बीएमआई कम हो जाता है उन दिनों, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट बहुत गेन करने लगोगे। ओके। एक्सरसाइज आपके एंडोर्फिन्स भी रिलीज करती है, तो आपको हैप्पीनेस भी थोड़ी फील होती है, अदरवाइज Mentally बड़ा आप थोड़ा better रहते सैड पीरियड हो जाता है ना कि हाय बिल्कुल। ऑलमोस्ट जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, वो तो है। और ये बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेज पे होता है बहुत सारी फीमेल्स के लिए। हाँ। इससे हम कैसे डील कर सकते हैं? एक्चुअली otherwise? 2 चीजें हो जाती है। एक तो वो वाला फेज होता है जब बच्चे छोड़ के जा रहे होते हैं, वो जॉब के लिए बाहर चले गए, हायर स्टडीज के लिए बाहर चले गए, या शादी हो गई बाहर चले गए, और दूसरा हार्मोन्स भी छोड़ के जा रहे होते हैं, तो एकदम ना Stage ऐसी है। लोनलीनेस आ जाती है लाइफ में कि हम जी क्यों रहे हैं ना। तो वो एक ब्रेन का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, केमिकल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या होता है कि हस्बैंड भी रिटायरमेंट वाली स्टेज पे होते हैं, वो ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, तो फिर ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ यही कर रही थी, मैंने अपनी जिंदगी में किया क्या है, तो बहुत ना एक लाइफ से डिटैचमेंट हो जाता है। तो मैं सबको मिड लाइफ क्राइसिस इसी को कहते हैं। मिड लाइफ तो 40s में होती है, तो मैं बोल रही हूँ कि 40s में ना एक बार बैठ जाओ शांति से और सोचो कि मेरी जिंदगी में ये मेनोपॉज जैसी चीज अभी आने वाली है, उससे पहले मैं अपने लिए जीना सीख जाऊं, क्योंकि ये सब चीज एक दिन छोड़ेंगी, ये हार्मोन्स भी जाएंगे, ये बच्चे भी जाएंगे, तो तब तक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट अपनी तरफ लाना शुरू कर दे। मेरे शौक क्या है, मेरी हॉबीज, मेरे लाइफस्टाइल में क्या चेंज अपने आप को बिजी रखना शुरू करें। यस, तो जितना ब्रेन को एंगेज रखोगे तो उतने ही सिम्टम, ऐसा नहीं कि आसान हो जाएगा आपके आसान लिए। हो जाएंगे बस। मेंटली साइकोलॉजिकली थोड़ा हिट कम करेगा आपको। यस, बिकॉज क्योंकि आप आपका ऑक्यूपाइड रहेंगे। ध्यान अदरवाइज कहीं और। एकदम लाइफ ना ऐसे मीनिंगलेस सी लगने लगती है, कुछ है ही नहीं। तो मतलब बहुत सीवियर होता है, लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक होती है लोगों में इसमें। तो मुश्किल है ये फेज, और इसमें सबसे ज्यादा फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ये रियल है, हो रहा है जी आपकी बॉडी में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हार्मोन्स का जाना बहुत बड़ी बट बात मैं है। यही बोलती हूँ कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा ले, खुद पे अपने अपने सपोर्ट ध्यान सिस्टम खुद ही दें। वो कर बिल्कुल, रही ना। दैट्स द मोस्ट दूसरे पे इम्पोर्टेंट। डिपेंडेंट रहेंगे तो उसके पास भी उसकी अपनी 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर, अब थोड़े से फन पार्ट में चलते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस 8, जिसमें मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगी। आप उसके मेरे को वन लाइनर्स में या थोड़ा शॉर्ट में आंसर देके बताएंगे। फटाफट हम इसको शुरू करेंगे। मिथ्स बस्टिंग बेसिकली, ठीक है? तो पहले से शुरू करते हैं कि नंबर 1, पीरियड्स में मंदिर नहीं जाते।
इसका वन लाइनर देना मुश्किल है। चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए, नो इसको तो मैं कम प्रॉब्लम। से कम एक्सप्लेन कर देती ताकि बाकी आपको ना बाकी वन लाइनर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो चलिए। जाएंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी करके सुनाती हूँ। आप सब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा। जी। महाभारत सीरियल के समय में द्रौपदी कैसे कपड़े पहनती थी, या कोई भी लड़की कैसे कपड़े पहनती थी? एक कपड़ा वो अपनी बस चेस्ट पे बांधती थी, हाँ। दूसरा वो नीचे बांधती थी, और एक दुपट्टा सर पे या गले में डाल दिया। लड़के भी एक धोती बांधते थे। अगर आप देखेंगे तो स्टिच क्लॉथ नहीं होते थे, अनस्टिच होता था, बस हम इसे रैप करते थे। तो उस समय में जब स्टिचिंग नहीं होती थी या स्टिच क्लॉथ नहीं थे, तो पैंटी बनाना तो मुश्किल काम होगा, तो पैड कहाँ लगाएंगे और ये कपड़ा कैसे लगेगा? तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके। और कपड़ा भी इतना अबंडेंस में नहीं था कि सबके पास ढेर सारा है, चलो आज लगाया फेंक दिया। तो जो ये तो रानी थी, बाकी लोग के पास तो इससे भी कम होता है। तो मैं बार बार द्रौपदी क्यों बोल रही हूँ? द्रौपदी वाले एपिसोड, महाभारत में एक एपिसोड है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। जी। तो द्रौपदी को जब चीरहरण के लिए दुशासन लेके जाता है, तो द्रौपदी भाग रही होती है कि मुझे इस अवस्था में कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने तो ऋतु स्नान भी नहीं किया, मैं तो बड़ों को नमस्कार करने भी नहीं गई, एक कपड़े में लिपटी हुई इस द्रौपदी को कहाँ ले जा रहे हो? तो द्रौपदी ने अपने यहाँ से मतलब बस के ऊपर से साड़ी को टाई किया हुआ है, और नॉर्मल दिनों की तरह कपड़े नहीं पहने हुए। वो बार बार बोल रही है कि मुझे पीरियड्स है, मतलब आई एम ऑन माई पीरियड्स, मुझे वहां लेकर मत जाओ। वो सभा में जाने के बाद भी बार बार ये बोलती है। तो क्योंकि सबने देखा इसलिए रिलेट कर पाएंगे, तो मैं बोल रही हूँ। अब उस जमाने में मैं एक बहुत नॉर्मल से घर की लड़की हूँ, मेरे पास कोई ऐसे फैसिलिटीज नहीं है कि मेरे पास तो रानी भी नहीं कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े, तो ब्लड तो 24 घंटे निकल रहा है। तो क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे वो ब्लड गिरता रहेगा, रात में सो रही हूँ तो बेड के नीचे होगा, ब्लड तो होगा सब जगह। अब अगर जहाँ ब्लड है वहाँ इन्फेक्शन प्रोपोगेशन हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन है। जी। आप खोलोगे कि पानी से धो दो, तो पानी पीने का मटके भर भर के कितने कितने माइल से लोग लेकर आ रहे, तो कहाँ से आएगा वो पाइप लगा के धोने वाला? टॉयलेट लोग ओपन डिफिकेशन में जाते थे, घरों में टॉयलेट्स नहीं थे। जी। तो कैसे मैनेज होगा वो पीरियड जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है? बहुत दिक्कत थी कि घर में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे मैं आज इन्फेक्शन बोल रही हूँ। अगर वहाँ पे उस घर में एक स्मेल है और बार बार घर में लोग बीमार हो रहे हैं, तो आई थिंक उसको पाप ही बोलते होंगे कि कुछ गलत हो गया है, कुछ पाप हो गया है। लड़की आराम से यहाँ थी, घर में बाथरूम नहीं है तो नहाने के लिए कहाँ जाएगी? पॉन्ड्स में, ओपन एरिया में होता था, गाँव के बीच में एक तालाब है, सब नहाने जा रहे हैं। अब उसमें जा रहे हैं तो यूट्रस का माउथ ओपन है, क्योंकि ब्लड आ रहा है, तो वो स्टेगनेंट वाटर है जो इसमें सारी गाँव की महिलाएं नहाती हैं, वो यूट्रस में गया, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। तो एक लड़की ठीक ठाक गई थी, वापस आई तो कब से बीमार पड़ी है, इसका मतलब नहाना पाप हो गया। पानी तो 1-2 मग्गे से नहा लोगे, पर बाल वाल तो लंबे होते थे ना, तो कटते नहीं थे, तो उनके लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए, तो तालाब में ही जाना पड़ेगा। तो नहाना सर धोना मना कर दो भाई, ये तो पाप हो गया। रसोई में गए, ब्लड गिरा, खाना खराब हो गया क्योंकि सब कुछ खुला था, तो किचन में जाना बंद कर दो, खाना किचन में जाना पाप हो गया। अचार सालों के लिए बना के रखा था, क्योंकि ऐसा नहीं था ना आखुर से संतरा आ जाएगा और कहीं से आम आ जाएगा, जो उगा है, जो वहां पे खेती हो रही है वही खाओगे। अब वो खाना आपने अचार डाल दिया, प्रिजर्व कर लिया, कि जब जिस वक्त कुछ खेती नहीं होगी तब क्या करेंगे? अब बाहर जाएंगे, मर्चेंट्स हैं, बाहर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? खाकरा फावड़ा, ऐसे प्रिजर्व वाली चीजें रख दी। ब्लड गिरा, लड़की भाग गई, इन्फेक्शन गया, वो पूरा अचार खराब हो गया। ओके। तो ये सारी चीजें इसलिए थी क्योंकि कोई मैनेजमेंट का सही हमारे पास वो नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास पैड्स नहीं थे, पैंटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब क्योंकि उन लोगों को भी लगा होगा कि ये तो बड़ा पाप हो रहा है, तो कैसे ठीक किया जाए? तो बेस्ट फेयर डाल दिया लोगों में। तो फेयर नहीं, उन्होंने क्या किया कि उस समय लड़कियों को एक अलग आइसोलेटेड प्लेस पे रख दो, जिससे कि पूरा घर गंदा नहीं होगा। उस घर में आपने उस कमरे में क्या किया? रेत डाल दिया, राख डाल दी, सॉडस्ट डाल दिया, जिससे कि वो ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, और जब लड़की उस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि उसको पीरियड्स हो रहे हैं। तो अब क्या है कि जैसे मैं भी अपने साथ जाती हूँ, तो मैं भी अपने एक बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म लेके जाती हूँ अंदर, तो उसका मिलना जुलना भी बंद कर दिया, कि ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। आई थिंक दे वर वेरी इंटेलिजेंट, है ना? उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था उस लिमिटेड रिसोर्सेज में, कि लड़की को आइसोलेट कर दो तो पूरा घर भी ठीक है, किचन में वो नहीं जा रही, अचार वो नहीं छू रही, नहाने वो नहीं जा रही, कुछ नहीं, वो अपना वहां पर है, उसको एक बिल्कुल क्लोज अलग आइसोलेटेड प्लेस पे रख दिया। जब ठीक हुआ तो नहा धो के वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई। वो सारी चीजें लड़कियों को बचाने के लिए थी, या लड़कियों को ठीक रखने के लिए। और उस पाप, जिसको उन्होंने पाप का, जिसको मैं आज इन्फेक्शन या मैं अनहाइजीनिक बोल रही हूँ, उस समय उन्होंने अपने हिसाब से उसको नेम कर दिया। मंदिर क्या होते थे कि ओपन डिफिकेशन था, तो खेत में मंदिर नहीं बनाते थे, नॉर्मली पहाड़ की चोटियों पे मंदिर बनाते थे, ताकि पवित्र जगह पे भगवान को रखा जा सके। अब एक पेन भी है, ब्लड भी है, तो कौन जाएगा पहाड़ी पे चढ़ के? और पंडित जी तो मंदिर साफ नहीं करेंगे ना आपके ब्लड का, तो बेहतर है कि आप पूजा वाले दिन वहीं रुको। दूसरा ये भी था कि जो एनिमल्स है वो अटैक करते थे, क्योंकि ब्लड की स्मेल से वो अटैक्स ज्यादा करते थे फीमेल्स पे। तो बहुत सारे रीजन थे, तो लड़कियों को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा था। लेकिन टाइम के साथ चीजें बदल गई,
कि जो उन सारे इंटेलिजेंट लोगों ने जो अच्छे से नॉर्म्स बनाए थे वो सब लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दी। जी अब मैं वापस द्रौपदी पे आ जाती हूँ। द्रौपदी को का चीरहरण हो रहा था, वो पीरियड्स में थी, तो जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने क्या किया, किससे मदद मांगी? श्री कृष्ण। अगर ये कहानियां सच है तो श्री कृष्ण शायद मदद करने आए थे। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हे द्रौपदी तुम पीरियड्स में हो, मैं तो कैसे छुपा सकता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो आए उनकी मदद के लिए ना। तो प्रॉब्लम भगवान को नहीं है, मतलब ये कहीं रॉन्ग नंबर ही डायल हो रहा है जिनको प्रॉब्लम है। तो ना भगवान को प्रॉब्लम है। तुलसा इतना डेलिकेट पौधा होता है कि हम गर्मी सर्दी में भी इसको कवर करके रखते हैं। तो ऐसी चीजों में जहाँ पे भी इन्फेक्शन जाएगा, जो चीजें खराब हो सकती थी उन सब चीजों को बचाया गया। इसमें लड़कियों को दोषी नहीं माना गया था, लड़कियों को ये समझा गया था कि हाँ भाई ये एक फेज है जिसमें ऐसा होता है, तो उसको उस टाइम पे इनको आइसोलेट कर देते हैं, घर भी सही रहेगा और लड़कियां। तो ये सारी कहानियां जो है, अगर इससे समझ में आता है कि क्या सोच के रखा गया था और कैसे वो यूज हो रही है, वो बीच में सब कुछ गड़बड़ कर गया। नहीं, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, सुन के बहुत मजा आया डॉक्टर। आई एम श्योर लोगों को जिनको भी इन चीजों से प्रॉब्लम है, चाहे लोग वहम करते हैं, उनको थोड़ी इसमें इंसाइट मिलेगी। अच्छा चलिए इसको दोबारा शुरू करते हैं। अब इसको हम वन लाइनर्स में करेंगे बिकॉज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो पीरियड्स में मंदिर नहीं जाते? रॉन्ग। जा सकते हैं, जा सकते हैं। अचार और तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए? प्रॉब्लम हाइजीन है, हाइजीनिकली आप कुछ भी करो तो सब ठीक है, सब ठीक है, एब्सोल्युटली। खट्टा नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए? अगर आपको सूट नहीं करती तो मत खाइए, अदरवाइज इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। बाल नहीं धोने चाहिए? कोई भी साफ सफाई किसी भी दौरान में करना गलत नहीं हो सकता, तो अपने आप को साफ रखना हमेशा अच्छा होता है, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। स्विमिंग नहीं कर सकते व्हाइल ऑन पीरियड्स? अगर आप पैड्स लगाते हैं तो स्विमिंग डिफिकल्ट है, टैम्पॉन से मेंस्ट्रुअल कप लगा के आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक्सरसाइजिंग इन पीरियड्स इज अ बिग नो? अगर आपने कभी नहीं किया और उसी दिन आप लग गए एक्सरसाइज करने तो यस इट इज अ नो, बट अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप तो शुड बी ओके। बिल्कुल। तो मल्लेश्वरी जाके वेट ये सोच के नहीं उठाती ना कि सारे जो है कॉम्पिटिशन्स मेरे पीरियड्स के दौरान नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर सूट कर रहा है, इफ योर बॉडी कैन टेक इट तो आप कीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। पीएमएस इज ऑल इन योर हेड? पीएमएस रियल नहीं होता? पीएमएस इज रियल, और अगर जिनको ये बात समझ में नहीं आती तो उनका अपना हेल्थ को चेक कराने में। ओके। और इज पेरी मेनोपॉजल डिप्रेशन रियल? यस इट इज वेरी रियल, मच रियल। यस। बट दोनों ही चीजों में अच्छा है कि अगर आपको मैनेज करना आता है तो ये मैनेज भी हो जाता है, बट नीड लॉट ऑफ सपोर्ट है इसमें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। समय निकालने के लिए थैंक यू, एंड आई विल सी यू अगेन सून। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।